गुड आफ्टरनून। चलो आज हम लोगों के तरफ जो है ना वो सुबह से ही लाइन जो था पावर सुबह से ही कट था, ठीक है। और अभी 10 मिनट पहले है तो एक्चुअल में इन्वर्टर ये सब जितना था वो सब जो है वो शट डाउन हो चुका था, लेकिन 10 मिनट्स पहले आया तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर पाए, नहीं तो हालत खराब था। पता नहीं आज का क्लास लकी बैच सही बात है। तो देखो, आज से हम लोग कहाँ रहते हैं सर आप? अरे पटना में ही रहते हैं जी। कहाँ रहते हैं? कंकरबाग साइड में यार। ठीक है, देखो अभी जो है हम लोग याद करो अल्केन एल्केन अल्काइन ये सब पढ़े। अब देखो आज से हम लोगों का 12th वाला चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि 12th क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर तुम लोगों में से बहुत लोग जो अभी से कंटिन्यू करोगे, मान लो, तो देखो अभी जो ये चैप्टर स्टार्ट होगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, यहां से सारा वो रिएक्शन जो तुम पढ़े हो वो फिर से आने वाला है। यानी 12th में जो सारा रिएक्शंस था वो सब 11th का रिएक्शंस आएगा, बहुत सारा। इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि एकदम अब जब कोई भी, हाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है, सही बात कह रहे हो, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो अभी जो हम लोग जब ये टॉपिक स्टार्ट करें हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स, तो हम लोगों को सब कुछ पहले से एकदम तैयारी रहे कि हाँ ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि एक बार हम लोग फिर से उसको डिस्कस करेंगे। देखो हम लोगों को हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में कुछ रिएक्शंस पढ़ना है, जैसे SN1 SN2 E1 E2। तो देखो E1 E2 के बारे में, इलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम तुमको पढ़ा चुके हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, आज के क्लास में SN1 SN2 पढ़ाएंगे हम लोग अभी, ठीक है। और फिर E1 E2 को एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग चारों को जोड़ेंगे। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस में काम आने वाला है, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग जब SN1 SN2 E1 E2 पढ़ लेंगे, तो फिर हम लोग NCERT के किताब के अनुसार से टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे पहला पार्ट में नोमेनक्लेचर होगा तो थोड़ा नोमेनक्लेचर भी बताएंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताएंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे NCERT बुक में दिया हुआ है वैसे वैसे लेके चलेंगे, ताकि बोर्ड का भी प्रिपरेशन आसानी से हो और कंपटीशन का तो हो भी, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, SN1 SN2 ये सब पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरिन पे आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अभी अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले ये बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, तो इसको समझोगे तो पुराना चीज भी क्लियर होगा और बहुत सारा नया चीज भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखो, तुम एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़े कि भाई एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे एल्कीन में एक पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बॉन्ड बना। फिर याद करो तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़े थे अल्केन में, कि वहां से एक हाइड्रोजन हटता है और उसके जगह कोई हेलोजन या कोई दूसरा ग्रुप आता है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और उसके जगह एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी एक ग्रुप हटता है और उसके जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन उसी को कहते हैं, एक हटेगा और उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक जनरल जो फॉर्म है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, याद रखना। यहां पर R के साथ L जुड़ा हुआ रहेगा और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐसे रहेगा। तो देखो जो मेन रिएक्टेंट होता है ना, जिसमें कार्बन रहता है, जो मेन रिएक्टेंट होता है, जैसे अल्केन एल्कीन अल्काइल अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन होता है, उसको हम लोग याद करो इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको?
सबस्ट्रेट, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम ध्यान से है ना समझने का प्रयास करोगे। जो कार्बन से जो रहता है कंपाउंड, जो कार्बन से कंपाउंड जो बना होता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, जो मेन कंपाउंड होता है जिसका हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। और न्यूक्लियोफाइल अभी तक तुम जान चुके हो, ऐसे स्पेसीज होते हैं, और इसके बारे में अब हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, है ना। न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर होता है। निगेटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उनके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, या फिर उनमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होना चाहिए। कभी कभी तुम देखोगे जैसे एल्कीन, अगर याद होगा तो एल्कीन पर कौन आता था, बताओ, एल्कीन पर कौन आता था, इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन पर कौन आता था, इलेक्ट्रोफाइल। यानी एल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता था, देता था। इसका मतलब है कि एल्कीन यहां न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। एल्कीन क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे। तो या तो वो लोन पेयर से दे सकता है, और या तो वो पाई बॉन्ड से भी दे सकता है। जैसे एल्कीन में वो क्या कर रहा था, वो लोन पेयर की जगह पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे, या तो वो लोन पेयर दे सकता है और या तो वो पाई बॉन्ड दे सकता है। क्लियर है, सब लोग यस टाइप करोगे, सब लोग यस टाइप करोगे, समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर या फिर कोई एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो, ये सबस्ट्रेट हो गया, और जिसके पास लोन पेयर है, याद करो हम लोग इसको क्या कह दिए, ये हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल हो गया। और अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अब आर के साथ जुड़ रहा है, और यहां से एल माइनस, है ना, बाहर निकल रहा है। तो देखो यहां पर आर के साथ अब कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। आर के साथ क्या जुड़ गया, अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया आर के साथ। और यहां से एल के पास एक लोन पेयर आ गया, और यहां पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान से देखो, जिसमें आर रहा यानी जिसमें कार्बन रहा, और जहां न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा, इसको प्रोडक्ट कह दिए। इसको हम लोग क्या कह दिए, प्रोडक्ट कह दिए। और ये जो ग्रुप हटा, इसी को हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो तुम यहां पर एक बात हमको बताओ, यहां पर हम माइनस डाल रहे हैं, तो यहां पर कोई प्लस नहीं होगा कि प्लस भी होगा, याद करो। माइनस डाल रहे हैं तो वहां कोई प्लस है कि नहीं है, यस या नो टाइप करो तो प्लस होगा। कोई माइनस तो अकेले एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो जैसे अगर मान लो हम NaCN डाले होंगे, तो Cn माइनस निकला, Cn माइनस। तो यहां पर जो L माइनस मिला, जो कटायन यहां पर था, उसी कटायन के साथ ये जाके जुड़ जाएगा। बात समझे, हाँ। तो Na के साथ L जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये हम लोगों का सबस्ट्रेट हो गया, ये हम लोग का न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये लिविंग ग्रुप हो गया। तो तुम देख रहे हो यहां पर, तुम देख रहे हो यहां पर कि यहां जो न्यूक्लियोफाइल है वो निगेटिवली चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, हम लोगों का निगेटिवली चार्ज है। अब तुम हमको बताना, यहां पर कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, बताना। आर और आर के साथ यहां पर मान लो लिविंग ग्रुप है, और यहां पर प्लस डाल रहे हैं, है ना, मान लो ऐसा है, और हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ तो जब ये प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, तो यहां पर क्या होगा, अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, जब लिविंग ग्रुप पर प्लस चार्ज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आर किसके साथ जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, आर न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा। और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एल का प्लस हट जाएगा, और उसके पास एक लोन पेयर बचेगा। तो देखो यहां भी टोटल चार्ज 0 है, तो यहां भी टोटल चार्ज 0 है, यानी लिविंग ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। हमको कोई आई पर कोई चार्ज नहीं होगा, कहां पर आई पर, एल पर, यहां पे नहीं होगा ना। ये बॉन्ड, ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये बॉन्ड एल लिया, तो यहां एल पे माइनस आ गया।
ये बॉन्ड जब लिया तो माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना बाबू। माइनस और प्लस, रंजन गुप्ता, ये इलेक्ट्रॉन जब लिया तो माइनस ना आया, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, एल पर कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ वही तो, हाँ एल पर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, तो हमको लगा तुम पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये तुम समझे, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, याद रखना, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आर के पास एल लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप, और अब बताओ तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा? तो अगर हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ रहेगा तो तुम सोचो कि ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल जब आर पर अटैक करेगा तो यहां से एल माइनस निकलेगा, और एल माइनस यहां से क्या खींच लेगा? एच प्लस खींच लेगा। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे हम तुमको अभी यहां पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, बताना कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है। जैसे याद करो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, पहले बताओ तो। यहां पर हम CH3 और यहां पर Cl दिए, और यहां पर हम लोग NaOH एक्वस, NaOH एक्वस डाले। तो बताओ NaOH एक्वस क्या किया? Na प्लस दिया और OH माइनस दिया। क्या दिया? Na प्लस और OH माइनस। तो यहां से हम क्या किए? OH माइनस यहां अटैक किया और यहां से Cl हट गया, तो ये बन गया यहां से CH3, और यहां पर बन गया OH। अब प्लस देखो, यहां से Na प्लस निकला और यहां से Cl माइनस, तो ये बन गया NaCl, ठीक है। पर तुम देखोगे कि इसी को ऐसे लिखा जाएगा, और यहां पर लिख दिया जाएगा CH3Cl, और यहां पूरा OH, यहां पर सीधा OH माइनस लिख देगा, Na प्लस हटा देगा, क्योंकि Na प्लस दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। तो हमको समझना है कि ये बन जाएगा यहां से CH3, और यहां पर बन गया OH। अब प्लस यहां से क्या निकल गया? Cl माइनस। तो देखो, तुमको यही समझना है कि जहां पर माइनस है वहां जरूर कोई प्लस होगा। जैसे यहाँ Na प्लस है, तो यहाँ OH माइनस का मतलब NaOH हो गया, और यहाँ Cl माइनस का मतलब, पॉज नहीं हुआ है प्रिया, पॉज नहीं है, सही है तुम्हारा, ठीक चल रहा है नहीं? ठीक है ना? तो देखो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ रिएक्शन का? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ यहां पर बी, अगर हम तुमसे कहें यहां पर कि यहां पर CH3 है और यहां पर OH2 प्लस है, OH2 प्लस, बताओ ये OH2 प्लस कैसे बना होगा? तो पहले रहा होगा CH3OH, और हम इस पर H प्लस डाल दिए होंगे, तो H प्लस ऑक्सीजन के पास चला गया, और ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के CH3OH2 प्लस बन गया, हो गया ना? ये यहाँ पे CH3OH2 प्लस हो गया, मान लो, ठीक है। और अब हम यहां पर अगर Cl माइनस डाले, बताओ Cl माइनस, और अगर हम यहां ये रिएक्शन किए कि Cl जुड़ गया किसके साथ? CH3Cl, और प्लस यहां पर वाटर, यहां से देखो वाटर बाहर निकल जाएगा, तो प्लस यहां पर H2O। तो देखो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बात समझे? ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक यहां पर, है ना, सिग्मा बॉन्ड बन भी रहा है, ठीक है। तो इन सब में देखोगे कि एक ग्रुप हट रहा है और एक ग्रुप आ रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां पर लिखें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक
substitution reaction, types of nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो हम लोग यहां पर, ठीक है, हम लोग यहां पर मेनली हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट SN2। SN2 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब जानते हो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है SN1, जिसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कभी कभी हम लोग एक और टाइप का पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है SNI। SNI का मतलब होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें लिखा रहेगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, कोई दिक्कत नहीं उसे नम्र, है ना। ज्यादा फेमस है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वो वर्ड का खाली मीनिंग लिख दिया कि S इसके लिए स्टैंड करता है, N इसके लिए स्टैंड करता है ना। नाम तो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। SNI का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। लेकिन हम लोगों को ज्यादा फोकस 1-2 पे करना है, ज्यादा फोकस 1-2 पे करना है। SN1 और SN2 एकदम बोर्ड में आएगा, एकदम कंपटीशन में आएगा, इसलिए इस पे ध्यान देना है। तो अभी एक पिक ले लेते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक यहां तक तो तुम समझ गए होगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जहां एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और उसका जो जनरल अगर तुम देखोगे, है ना, रिएक्शन का जो फॉर्म है वो RL होता है, प्लस न्यूक्लियोफाइल डाला जाता है, न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ जाता है और L एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक पहले पिक ले लेते हैं फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे कि SN2 क्या है, SN1 क्या है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि ये कार्बन जो है ये यहां पे Cl है और यहां पर OH माइनस डाले तो CH3OH बन गया और प्लस Cl माइनस बन गया। तो जान देख रहे हो यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है और ये एक नया बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले OH जो है वो बॉन्ड बना लिया होगा कार्बन के साथ, पहले कार्बन OH के साथ बॉन्ड बना लिया और फिर Cl टूटा। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले कार्बन OH के साथ बॉन्ड बना लिया और फिर बॉन्ड टूटा? नहीं। बहुत बढ़िया रंजन, क्यों नहीं हो सकता है बाबू, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कार्बन अभी तो यहां 4 बॉन्ड बना रहा है, अगर पहले OH के साथ बॉन्ड बना लेगा तब तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया था। इसका मतलब है कि पहले बॉन्ड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और उसी समय
OH एक नया बॉन्ड बना रहा होगा। क्या यह पॉसिबिलिटी है कि दोनों काम एक साथ हो सकता है? बॉन्ड टूट भी रहा होगा और बॉन्ड बन भी रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यह पॉसिबिलिटी है कि दोनों काम एक साथ हो रहा होगा। इसी को SN2 कहते हैं, इसी को SN2 कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ होता है तो उसको SN2 कहते हैं। ठीक है। और अब बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि पहले ये बॉन्ड टूट जाए, Cl टूट जाए, यहां एक प्लस चार्ज आ जाए और बाद में OH अटैक हो? यानी पहले बॉन्ड टूट जाए और बाद में बॉन्ड बने? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही SN1 होता है। SN1 में पहले लिविंग ग्रुप भाग जाता है और कार्बोकैटायन बन जाता है और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इतना बात दिमाग में बैठ गया। SN1 में, SN2 में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ होता है। तो कुछ जो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो SN1 रिएक्शन करता है और कुछ ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो SN2 रिएक्शन करता है। तो यही हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक में कि कौन SN1 करेगा और कौन SN2 में जाएगा। क्लियर बात हो गया यहां पर? ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बाबू फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको SN2 कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर CH3Cl है और हम लोग ने इस पर डाला OH माइनस, तो देखा गया कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो CH3 के साथ OH जुड़ गया। ये देखा गया, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बाद की बात है। और यहां से Cl माइनस बाहर निकल गया, ये भाई पहले देखा गया। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बाबू बात बताओ हमको। जब भी किसी रिएक्शन को का अगर मैकेनिज्म स्टडी किया जाता है तो हम तुमको बताए हैं सबसे पहले उसका रेट लिखा जाता है कि भाई इस रिएक्शन का जो रेट है वो किन किन, है ना, बात पर निर्भर कर रहा है या किस किस रिएक्टेंट पर निर्भर कर रहा है। तो देखो सबसे पहले इस रिएक्शन का रेट देखा गया, तो पता चला इस रिएक्शन का जो रेट लॉ था, इसका जो रेट लॉ था, एक रेट कांस्टेंट K हो गया और इनटू CH3Cl के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया और साथ ही साथ OH माइनस के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया। दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट। रेट कैसे निकाला जाता है, थ्योरेटिकली कि एक्सपेरिमेंटली? लिखो थोड़ा, कैसे निकाला जाता है ये रेट, कैसे निकाला गया होगा? पिछला संडे क्लास में बताए थे, याद है? हाँ, एक्सपेरिमेंटली निकलता है। दोनों का पहले बराबर कंसंट्रेशन लिए होंगे और रेट निकाले होंगे, फिर एक का रेट, एक का कंसंट्रेशन सेम रखे होंगे और दूसरे का डबल कर दिए होंगे। याद करो पिछले क्लास में, कुछ याद आ रहा है? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए थे। ठीक है, हाँ, तो देखो जो आदमी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना चाह रहा होगा वो पहले क्या किया होगा? वो पहले इन दोनों का सेम कंसंट्रेशन लिया और रेट निकाला, फिर क्या किया, इसको सेम रखा और अल्काइल हैलाइड को डबल कर दिया। तो देखा कि अगर हम अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन को डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। फिर वो क्या किया, इसको सेम रखा और OH माइनस को डबल कर दिया, तो देखा कि अरे भाई रेट फिर से क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट जो है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है और इस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए यहां पर देखो तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया और इसके भी रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया, इसीलिए यहां पर ऑर्डर कितना हो गया? इसीलिए यहां पर ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर 2 हो गया, है ना।
और जितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेता है उसी को मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। कितना रिएक्टेंट यहां पर भाग लिया, कितना मॉलिक्यूल, एक इसका मॉलिक्यूल भाग ले रहा है और एक इसका मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसीलिए ऑर्डर भी 2 हो गया और मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लिया, 2। ठीक है। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेप का लिखा जाता है, सबसे फास्टेस्ट कि सबसे स्लोएस्ट, कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग करता है? आरडीएस कौन होता है? जो सबसे स्लो होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसमें यह भी इन्वॉल्व है और उसमें यह भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो किसी आदमी को लगा कि यहां 2 रिएक्टेंट है और दोनों सबसे स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह हुआ कि यह रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा होगा, तभी तो दोनों रिएक्टेंट एक साथ इन्वॉल्व हो गया। बात समझ में आया? तो कहने का सेंस कि 2 रिएक्टेंट और दोनों इन्वॉल्व है रेट में, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक गेस किया जा सकता है कि यह रिएक्शन जो है वो जरूर एक ही स्टेप में हो रहा होगा और वही स्टेप हम लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि वही स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा, क्योंकि एक ही स्टेप है। तो जब कभी भी 2 मॉलिक्यूल हो और दोनों रेट में इन्वॉल्व हो तो एक गेस वर्क है कि ये रिएक्शन जरूर कितने स्टेप में हुआ होगा, 1 स्टेप रिएक्शन। तो देखो लोगों ने इसका मैकेनिज्म कैसे लिखा, अब यहां पे समझना है। अब देखो यहां पर इसका मैकेनिज्म कैसे आया, ठीक है, कैसे लोगों ने सोचा कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा होगा। तो देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे कार्बन है और यहां पर H है, यहां पर भी एक H है और यहां पर भी एक H है और यहां पर देखो Cl है। बताओ इसका मतलब होता है ये बॉन्ड प्लेन के पीछे है, इसका मतलब होता है ये बॉन्ड प्लेन के आगे है और ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है। याद करो, यही ना हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी साथ में समझेंगे। तो याद रखना लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, याद रखना लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहा है? बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहा है बाबू? sp3। यानी हम लोग का जो लिविंग ग्रुप है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी SN1 और SN2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमको नहीं कराना है। और अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहां पर हम लोग OH माइनस यहां पे डाल रहे हैं, OH माइनस। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, बताओ ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। तो याद करो sp3 का एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, और मान लो ये 3 बॉन्ड हो गया, ये 3 हाइड्रोजन हो गया, एक बड़ा लोब होता है हाइब्रिड में और एक छोटा लोब होता है, पढ़ा है ना 11th में पढ़े होगे, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। बड़ा लोब से Cl जुड़ा हुआ है, बड़ा लोब के साथ Cl जुड़ा हुआ है ना, और छोटा लोब खाली है। तब OH माइनस जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो उसको इधर से तो ऑर्बिटल मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो Cl के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। तो OH माइनस कहेगा हम कहां से बॉन्ड बनाए, तो वो क्या करेगा, वो इधर छोटा सा एक ऑर्बिटल देखेगा, यानी OH माइनस इधर से आ रहा है, यानी जिधर लिविंग ग्रुप है उसके ठीक अपोजिट साइड से OH माइनस आ रहा है, OH माइनस अपोजिट साइड से आ रहा है और यही OH माइनस यहां पर अटैक कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जब ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा तो बताओ इस ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, इधर से बॉन्ड बनाने की कोशिश हो रहा है तो इस ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा
धीरे धीरे की छोटा होता जाएगा। बताओ क्या होगा? इधर से अब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत बढ़िया। इधर से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इधर से अब ये साइज बढ़ना शुरू होगा, इसका साइज बढ़ना शुरू होगा, और ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसका साइज इधर से धीरे धीरे क्या होगा? घटना शुरू होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो देखो यहां पर ऐसे दिखाया जाता है, यहां पर ऐसे दिखाया जाता है कि ये एक समय आएगा जब ये कार्बन रहा, यहां पर उसी तरह ये H हो गया, यहां पर ये H हो गया, यहां पर यहां H हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का यहां पर H, ये एक H इधर रहा, 2, ये एक H इधर रहा, 3, और देखो इधर से Cl का Cl बॉन्ड लेके भाग रहा है, Cl माइनस रहा, और देखो इधर से जब ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, लेकिन पहले अभी निगेटिव है, तो यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पर OH रहेगा और इस पर डेल्टा माइनस आना शुरू होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव आना शुरू होगा, पर एक निगेटिव है और थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, क्योंकि अभी बॉन्ड पूरा भरा नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा डेल्टा माइनस रहेगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जहां पर ध्यान से देखना, अब ये कार्बन का ये दोनों लोब का साइज क्या हो गया है? ये कार्बन का दोनों लोब का साइज सेम हो गया है, और ये एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है, और ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में हो गया, ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में हो गया। तो सीधा सा समझो, ये हाइड्रोजन इस बोर्ड के पीछे है, ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है, ये हाइड्रोजन बोर्ड के आगे है, और ये हाइड्रोजन बोर्ड पे है। तो ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये तीनों हाइड्रोजन ऐसा है, अगर ध्यान से समझोगे तो ये तीनों हाइड्रोजन ऐसा है, एक बोर्ड के पीछे है, एक बोर्ड के आगे है, और ये देखो ऐसे है तीनों हाइड्रोजन। अगर ध्यान से देखो तो तीनों हाइड्रोजन बोर्ड प्लेन पे आ जाएगा, तीनों हाइड्रोजन प्लेन में है, और इधर से लिविंग ग्रुप हट रहा है, मान लो इधर से लिविंग ग्रुप भाग रहा है, और पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यानी ये तीन हाइड्रोजन एक प्लेन में, लिविंग ग्रुप प्लेन के ऊपर है और न्यूक्लियोफाइल भी प्लेन के नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, याद करो, अगर तीन एक प्लेन में हो और एक ऊपर हो और एक नीचे हो तो ऐसा कोई शेप बनता है, याद करो, इसी को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल का साइज अब क्या हो चुका है? सेम, और इसका शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये डबल प्लस जो है ट्रांजिशन स्टेट बताता है, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, ये sp2 ये प्योर p ऑर्बिटल हो गया, ये प्योर p ऑर्बिटल हो गया। तो अगर इन सब के पास कोई लोन पेयर होता या पाई बॉन्ड होता, अगर इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता या पाई बॉन्ड होता, तो बताओ तो इस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता कि घटता? जबकि ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल याद करो रेजोनेंस में भाग लेता है, रेजोनेंस में भाग लेता है। तो अगर इन सब ग्रुप के पास, अगर इन सब ग्रुप के पास क्या होता, अगर लोन पेयर या पाई बॉन्ड होता, तो वो इस ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता, जिससे इस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता, और ट्रांजिशन स्टेट का जब स्टेबिलिटी बढ़ता है
तो याद करो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ यहां से फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। फाइनल प्रोडक्ट में जो कार्बन है, कार्बन जो है फाइनल प्रोडक्ट में जो कार्बन है वो यहां पर अब H हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर अब दूसरा H हो गया, यहां पर H हो गया, उसके बाद यहां पर दूसरा H हो गया, दूसरा H यहां पर, और साथ ही साथ तीसरा H अब यहां पर रहा, और यहां पर अब जुड़ गया कौन सा ग्रुप, OH। यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ गया, OH। ठीक है, यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ गया, OH, OH। और यहां से कौन बाहर निकल गया, Cl, Cl माइनस। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर फिर से हाइब्रिडाइजेशन वापस से चेंज होके क्या हो गया, sp3 हो गया। पहले sp3 था, ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हो गया बाबू, ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हो गया, है ना। और फिर वापस से प्रोडक्ट में क्या हो गया, sp3 हो गया। तो याद करो SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप को sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर बात हो गया? तब बताओ SN2 रिएक्शन हम यस और नो बोल, तुमको यस और नो टाइप करना है, कुछ बात बोल रहे हैं। बताओ SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है, यस कि नो? SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिखना है इट अकर्स इन वन स्टेप, इट अकर्स इन वन स्टेप। और याद करो जो रिएक्शन वन स्टेप में होता है उसका एक नाम बोले थे, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, जो रिएक्शन एक स्टेप में होता है, ठीक है, कंसर्टेड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर बात है? अब बताओ SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो जिधर लिविंग ग्रुप रहता है उसी के साइड से आता है, यस कि नो? जिधर लिविंग ग्रुप है उसी के साइड से आता है, सही बात है? नो, जिधर लिविंग ग्रुप है उसके ठीक अपोजिट साइड से आएगा। ये बात याद रखना, जिधर लिविंग ग्रुप है उसके ठीक अपोजिट साइड से आएगा, है कि नहीं बात? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है द न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज द substrate, the nucleophile approaches the substrate center, approaches the substrate center या कार्बन from exactly the opposite, ठीक है, एग्जैक्टली द अपोजिट साइड, ठीक है, सबस्ट्रेट सेंटर फ्रॉम एग्जैक्टली द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, जिधर से लिविंग ग्रुप रहता है उसके ठीक अपोजिट साइड से आता है, ठीक है, ताकि उसके बीच में रिपल्सन नहीं हो, क्योंकि रिपल्सन जब होगा ना तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल उधर से आता है जिधर से लिविंग ग्रुप नहीं है, उसके ठीक अपोजिट साइड से आएगा, तो वन स्टेप रिएक्शन होगा। अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट में जो जो कार्बन है जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है कि नहीं बात? और जो शेप है वो हम लोगों का ट्राइगोनल पाई है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। द शेप ऑफ transition
द शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। अच्छा देखो, कभी कभी बताओ तो किसी किताब में लिखा रहता है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या तुम ये स्टेटमेंट को सही बोलोगे? क्या यहां 5 बॉन्ड बना रहा है? बहुत बढ़िया, 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है, हाँ हाफ हाफ बॉन्ड ही है ना, ठीक है। तो ये हम लोगों का द शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, बहुत बढ़िया। और अब एक ध्यान से देखो, तुम जिधर से हटाते हो, अगर उसके अपोजिट साइड से ग्रुप को लगा रहे हो तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन्वर्जन। और जिधर से अगर हटाए और उधर से ही लगाए तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जिधर से हटाए उधर से ही लगा दिए ग्रुप को, और इन्वर्जन का मतलब जिधर से ग्रुप को हटाए उसके ठीक अपोजिट साइड से लगाए। तो बताओ SN2 में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है? टाइप करो सब लोग, इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है SN2 रिएक्शन में? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसको जो है हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इन SN2 रिएक्शन, इन SN2 रिएक्शंस inversion of configuration occurs। मतलब जिधर से ग्रुप हटाए उसके ठीक अपोजिट साइड से लगाए, है ना। इसी को हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसके बारे में बताया, ठीक है। तो इसी को हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं और साथ ही साथ वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लो, इसी को हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहां पर एक पिक ले लेते हैं पहले। यहां याद रखना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई कार्बोकटायन नहीं है, पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप पे हो रहा है। अब देखो, यहां पर अगर हम एक क्वेश्चन दे तुमको, यहां पर अगर हम एक क्वेश्चन दे कि इन्वर्जन का क्या मतलब होता है तो बताना। यहां पर देखो, ये यहां पर है हम लोगों का CH2CH3 और यहां है H, ठीक है। CH3 है यहां है H और यहां है Cl। याद करो ये कैसा कंपाउंड है? ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 और यहां Cl। ये कंपाउंड ऐसा है। बताओ क्या ये कायरल कार्बन है कि नहीं है? ये कायरल कार्बन है कि नहीं है? 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो यहां पर देखो, इसी का एक, इसमें याद करो 2 आइसोमर होता है, 2 आइसोमर होता है और इसी 2 में से एक यहां पर दिखाया गया है। अब ये तो या डेक्स्ट्रो भी हो सकता है या लेबो भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां
NaCN डाले, NaCN, तो बताओ NaCN में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, और कोई तुमको बताए कि ये रिएक्शन SN2 है, SN2 हो रहा है, तो NaCN क्या देगा, CN माइनस। अब बताओ यहां पर हम जो लिखे वो सही है कि गलत है, वो सही है कि गलत है, बताओ। यहां पे Cl को हटा दिए और उसके जगह CN लगा दिए, ये सही है। हम जिधर से Cl को हटाए उधर से ही लगाए, गलत हो गया, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन होता है बाबू, SN2 में इन्वर्जन होता है। इसीलिए क्या करेंगे, जिधर से Cl हटाए हैं इधर से लगाएंगे CN, इधर से लगाएंगे CN, और ये H आ जाएगा इस साइड, तो यहां लग गया CN और यहां लग गया H, इसी को इन्वर्जन बोल रहे हैं, इसीलिए इन्वर्जन बोल रहे हैं। ध्यान से देखना, ये कायरल कार्बन है, इसलिए बताओ तो ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, सोच के देखना, दिमाग लगा के बताना। यहां पे CH3HHCN सही है कि गलत है, बताओ ये सही है कि गलत है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि ये कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो यहां हम कुछ कैसे भी दिखा सकते हैं, हाँ बहुत बढ़िया सृष्टि, ये कायरल कार्बन नहीं है। स्टेरियो केमिस्ट्री तब न देखेंगे, नहीं अथर्व, ये इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम यहां पर ऐसे दिखाएं, क्योंकि ये सब एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इन्वर्जन तो हमेशा होगा, इस बात को समझना है, पर हम लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के समय देखना है कि क्या कायरल है कि नहीं है, नहीं तो हम उसको कैसे भी दिखा सकते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, तुम बताना, यहां पे क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, यहां पर Cl है और यहां पर ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन है H, ठीक है, और मान लो यहां पर कोई पाई बॉन्ड हम यहां पे दिखा दिए। अब बताओ हम यहां पे डाल दें, है ना, OH Na, है ना, OH माइनस एक्वस, NaOH एक्वस, NaOH एक्वस, बताओ क्या बनेगा, किधर से लगाए, है ना, तो एक बात यहां पर देखना हमेशा, मेरे कहने का सेंस, जिधर है ग्रुप दिखाया जा रहा है, बताओ यहां पर Cl किधर है, Cl यहां किधर है, प्लेन के नीचे। हाँ देखो एक बात को समझना, अभी फिलहाल के लिए तुमको बता रहे हैं, अभी तुम कायरल मत देखो, कायरल मत देखो, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं भी है, देखो ऐसा नहीं भी है, मान लो तुम देखो कि उसको कैसे लिख सकते हैं, तो मान लो अगर हम यहां लगा दें Cl, तुम देखो किधर है Cl, Cl बिलो द प्लेन है, तो समझो अगर Cl, हम कह रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट सेम होगा, पर दिखाने के लिए तुमको Cl चूंकि प्लेन के नीचे है तो OH माइनस प्लेन के ऊपर से आएगा, तो तुम देखो इसको तुमको ऐसे दिखाना होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहने दिए यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है वो क्या रख दिए, यहां पर इस बार H हो गया, और ये यहां पर
OH हो गया। OH को एबव द प्लेन से लाना है, इसी को इन्वर्जन बोलते हैं अगर हम ये SN2 रिएक्शन बोलेंगे तो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम कहें कि जहां Cl लगा हुआ है, सपोज करो जहां Cl लगा हुआ है यहां क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तब बताओ यहां पर न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने में आसानी होगा कि मुश्किल आएगा? बताओ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने में आसानी होगा, मुश्किल होगा? इसीलिए देखो, अगर जहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ है अगर वहां क्राउडिंग ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसीलिए यहां पर समझना है कि रेट ऑफ जो SN2 रिएक्शन होता है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो डिपेंड्स, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला जो है वो है स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है? तो यहां पर हम कहेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एज स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेज। जैसे जैसे, है ना, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे SN2 का रिएक्शन का रेट घटेगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर हम यहां पर लिखें SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो देखो पहला जो CH3X होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर CH3CH2X का होगा, ये मिथाइल हो गया, ये प्राइमरी हो गया। उसके बाद यहां पर CH3 और X का हो गया, और उसके बाद अगर देखोगे तो टर्शियरी का हो जाएगा CH3 और फिर X। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस साइड से लिख देते हैं जल्दी से। तो देखो SN2 रिएक्टिविटी जो है पहला सबसे ज्यादा CH3X का हो गया, फिर CH2X का हो जाएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी CH3 का और X का। ठीक है, यहां पर X कोई भी ग्रुप हो सकता है हेलोजन का, और टर्शियरी हो गया CH3 और CH3 और यहां पर X। क्योंकि जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगा रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो अब ये याद रखो, कुछ लोग ऐसा लिखता है CH3X फिर प्राइमरी RX फिर सेकेंडरी RX और उसके बाद देखोगे तो टर्शियरी RX, ऐसे लिखता है रिएक्टिविटी। पर याद करो, हम तुमको इसके पहले भी एक बात बताए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मतलब होता है कि जो अल्काइल ग्रुप प्राइमरी में लगा हुआ है वैसा ही 2 सेकेंडरी में और वैसा ही 3 टर्सरी में। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा हो। जैसे याद करो तो हम तुमको यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं, तुम हमको बताना यहां पर C, बताओ ये कैसा अल्काइल हैलाइड है? यहां X लिख दिए, ये कैसा अल्काइल हैलाइड है?
और ये कैसा अल्काइल हैलाइड है? अगर हम यहां X के जगह मान लो अभी फिलहाल के लिए Cl लगाए, बताओ इसका क्या नाम है? ये नियोपेंटाइल क्लोराइड होता है, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड होता है। ये प्राइमरी है, बहुत बढ़िया, ये प्राइमरी है। और ध्यान से देखो, ये हम लोगों का सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, याद करो, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा बोलते हैं। हैलोजन या लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? बीटा। उसके बगल वाले पोजीशन को बीटा। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और जबकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। लेकिन अगर तुम SN2 रिएक्टिविटी देखोगे तो इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि यहां क्राउडिंग इसकी तुलना में है ना कम है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना है। तो जैसे ही बीटा कार्बन पर बड़ा बड़ा ग्रुप दिखाई देगा, न्यूक्लियोफाइल यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? नियोपेंटाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, है ना, कि नियोपेंटाइल क्लोराइड जो है, नियोपेंटाइल क्लोराइड जो है, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, नियोपेंटाइल क्लोराइड is less reactive, is less reactive than isopropyl क्लोराइड जो कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। बताओ, यहां पे तुमको समझ में आया कि बीटा कार्बन पे अगर ब्रांचिंग ज्यादा कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल अल्फा तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ लिखे नहीं आदित्य, खाली वही जो बोले हैं ना कि नियोपेंटाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, उसी बात को खाली लिख दिए हैं। बात समझे? कुछ वैसा नहीं लिखे हैं कोई खास। आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड, ओ लेस, सॉरी सॉरी, लेस, हाँ ठीक तो लिखे हैं बाबू, कहां लिखे? नियोपेंटाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सही बात है ना, लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। ठीक है, हाँ। तो देखो यहां पर है ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन, at beta position decreases SN2 रिएक्टिविटी। तो अगर ब्रांचिंग करते जाओगे बीटा पोजीशन पर तो SN2 रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ यहां पर कि हम यहां पर एक SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं, तुम बताना समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और यहां पर है ना X का मतलब कोई भी हेलोजन रख दिए, ठीक है। तो पाया गया कि इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है SN2 में। अब क्यों ज्यादा है वो अभी अब तुम बताना यहां पर। फिर ये CH3O है, CH3O है और CH2X है, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि उसके बाद जो है वो यहां पर CH2X है और यहां पर एकदम बराबर CH3X है। उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X। उसके बाद है CH3 CH2X। उसके बाद है CH3 और CH3 और X। उसके बाद है CH3C CH3 और CH2X। और सबसे लास्ट में है CH3C CH3 और X, ठीक है। तो देखो हम लोग फर्स्ट फैक्टर जो लिखे थे स्टेरिक फैक्टर था। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सेकेंड फैक्टर लेकर आएंगे जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हम लोग याद करो बताए थे कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है SN2 में, वो जो कार्बन है जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या है कि सिंस ठीक है, इन ट्रांजिशन स्टेट लिखते हैं हम लोग, इन ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम, और जब भी हम कार्बन एटम बोलेंगे तो वो एटम है जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। द कार्बन एटम है ना इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इन ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर समझना है कि एडजेसेंट पाई बॉन्ड और लोन पेयर increases the stability of transition state, increases the stability of transition state through resonance, तो यहां पर ध्यान से देखना, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यही था अल्फा कार्बन। तो देखोगे यहां पर बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। देखो यहां पर पाई बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड O, एक पाई बॉन्ड है, दिख रहा है यहां पर एक पाई बॉन्ड है। यहां पर ध्यान से देखो ये अल्फा पोजीशन है तो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पर एक लिविंग ग्रुप है, यहां पर ये लोन पेयर है, बीटा पोजीशन पर एक लोन पेयर है। अब ध्यान से देखो एक बात को समझने का प्रयास करना। यहां पर देखो पाया गया कि अगर यहां पे ध्यान से देखना इसका रिएक्टिविटी 1 लाख है, 1 लाख।
इसका रिएक्टिविटी अगर 1 लाख है तो इसका रिएक्टिविटी 900 है, 900। इन दोनों का रिएक्टिविटी करीब करीब 200 है। मतलब एक ऐसे ही वैल्यूज हम बता रहे हैं हम लोग। तो इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लाखों गुना है। उसके बाद इसका रिएक्टिविटी है, और मिथाइल और इन दोनों का रिएक्टिविटी सेम पाया गया। इसका रिएक्टिविटी फिर थोड़ा सा कम हो गया। तो अब सवाल उठता है कि इसका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा क्यों है, यह समझेंगे हम लोग। इसका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो, एक तो सी डबल बॉन्ड ओ है, एक पाई बॉन्ड है। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, और साथ ही साथ देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन पर, बताओ प्लस आएगा कि माइनस? ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इस कार्बन पर डेल्टा प्लस की डेल्टा माइनस, बताओ इस कार्बन पर डेल्टा प्लस की डेल्टा माइनस, बोलो। प्लस प्लस, वेरी गुड। तो जैसे ही प्लस आएगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है यहां पर। और इसीलिए एकदम याद रखना, अगर बीटा पोजीशन पर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए तो उसका रिएक्टिविटी लाखों गुना ज्यादा हो जाता है, लोन पेयर से भी लाखों गुना ज्यादा। लोन पेयर आया तो इसका रिएक्टिविटी ठीक है बढ़ गया, लेकिन यहां बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और याद रखना, बेंजाइल और मिथाइल का करीब करीब सेम है, क्योंकि यहां रेजोनेंस फायदा पहुंचा रहा है और यहां स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है। यहां रेजोनेंस फायदा पहुंचा रहा है और यहां स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही कम है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? बेंजाइल और मिथाइल का रिएक्टिविटी करीब करीब सेम है। उसके बाद एलाइल का हो गया, एलाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। और याद करो यही नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नियोपेंटाइल, जिसका रिएक्टिविटी सेकेंडरी से भी कम है। और ये फाइनली हम लोगों का टर्सरी हो गया। तो यहां पे समझना है कि जो CH3C डबल बॉन्ड O और जो CH2X है ना, इज हाईली reactive towards SN2 reaction, क्लियर बात है यहां तक? बताओ। इसीलिए यहां पर एक बात समझना, देखो इसीलिए यहां पर एक बात समझना है कि ये जो है, एक बात यहां पे समझना, इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो CH3 और X हुआ, या फिर जो RCH2X हुआ, मिथाइल या RCH2X, अगर ये सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो ऑलवेज किस रिएक्शन में जाएगा? SN2 में जाएगा, क्योंकि SN2 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ये SN2 में जाएगा ऑलवेज, क्योंकि इसका SN2 रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर, ठीक है, कौन सा रिएक्शन ये देगा? SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं SN1 रिएक्शन का। अच्छा बताओ, SN2 रिएक्शन का अगर एनर्जी प्रोफाइल खींचे तो एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN2 रिएक्शन वो भी खींच लेते हैं हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल। उसके बाद और देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN2 रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN2 रिएक्शन। तो अगर ध्यान से देखो
तो अगर तुम यहां एनर्जी लो और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लो, तो जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो देखो SN2 रिएक्शन जो है ना, वो करीब करीब, चूंकि सिग्मा SN2 रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो ये करीब करीब ऐसा आएगा, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, और ये हम लोगों का क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो ये वो SN2 रिएक्शन हो गया, है ना, जो वन स्टेप में हो रहा है। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, करीब करीब एनर्जी बराबर होगा, और ये हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना, और यही हम लोग का याद करो, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग EA बोल देते हैं, है ना। और ये जितना कम होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग यहां पर सेकेंड रिएक्शन देखें, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग यहां पर SN1 कहेंगे, SN1 कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 कहेंगे। तो देखो यहां पर क्या देखा गया, यहां पर देखा गया कि अगर कोई एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है यहां, ठीक है, और यहां Cl लगा हुआ है, और अगर हम यहां इसको वाटर में रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं, यानी सॉल्वेंट यहां वाटर है, तो देखा गया कि कुछ टाइम के बाद हमको ये कंपाउंड मिल रहा है, CH3 CH3 CH3, और यहां से Cl हटकर यहां क्या लग जा रहा है, OH लग जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन देखा गया, और जब इसका रेट स्टडी किया गया, जब इसका रेट स्टडी किया गया तो पता चला इसका रेट होता है रेट कांस्टेंट के, और अल्काइल हैलाइड, देखो यहां न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं है, तो बताओ तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो गया। और इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, यानी हम लोग वाटर कितना ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल कर दें, कुछ नहीं होगा, रेट उसी गति से चलता रहेगा रिएक्शन। तो अब सवाल उठता है कि ये रिएक्शन जरूर एक स्टेप में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये एक स्टेप में होता तो वाटर कहां गया, वाटर तो नहीं है रेट में, तो अगर रेट में नहीं है वाटर तो इसका मतलब ये एक स्टेप में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या बताया गया कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो बताया गया कि इसके जो फर्स्ट स्टेप में, इसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो Cl है, जो Cl है, ये धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, और यहां पर वो एक टर्शियरी कार्बोकटायन बना रहा है। क्या बना रहा है यहां पर, टर्शियरी कार्बोकटायन बना रहा है। तो बताओ यहां पर बॉन्ड टूट रहा है, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा होगा, बहुत ही स्लो, ये बहुत ही स्लो हो रहा होगा, और इसीलिए यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। और ये इसलिए थोड़ा हो भी रहा होगा क्योंकि याद करो ये टर्शियरी कार्बोकटायन है, तो टर्शियरी कार्बोकटायन थोड़ा स्टेबल होता है, और ऊपर से सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर उसको और स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इस प्लस के पास बहुत सारा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा वाटर का, और वो इसके साथ अट्रैक्शन करने लगेगा।
तो ये क्यों बन, सर इधर बारिश हो रहा है और नेट चल गया, हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो टर्सरी कार्बोकटायन है, थोड़ा स्टेबल है, और ऊपर से वाटर है वहां, तो ऑक्सीजन उसको, है ना, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर थोड़ा सा डेल्टा माइनस होता है, तो सब ऑक्सीजन इस टर्सरी कार्बोकटायन के पास इकट्ठा हो जाएगा और उसको स्टेबलाइज करने लगेगा। बात समझ रहे हो? तो SN1 में ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है और टर्सरी कार्बोकटायन बनता है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप में अब जो ये टर्सरी कार्बोकटायन है, याद करो ये प्लेनर होता है, टर्सरी कार्बोकटायन, टर्सरी कार्बोकटायन प्लेनर होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो अब क्या होगा, अब वाटर का जो H2O का जो मॉलिक्यूल है वो अब इस प्लेन पर ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, तो ये वाटर इसको अपना लोन पेयर कार्बन को दे देगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, याद करो कार्बन का प्लस चार्ज तो हट जाएगा, लेकिन वो प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा वो प्लस चार्ज। ये स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया समझो, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। और अब देखो, अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, वाटर का एक और मॉलिक्यूल आएगा और वो यहां से H प्लस को हटा देगा, वो यहां से H प्लस को हटा देगा। तो अगर तुम थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप हम अभी यहां लिख देते हैं, बताओ थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH3C, CH3 और CH3, और यहां पर OH और यहां पर प्लस है, वाटर का एक मॉलिक्यूल आया और यहां से H प्लस को खींच लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। तो याद करो ये क्या हो जाएगा, CH3C, CH3 और यहां OH और प्लस यहां से H3O प्लस बन जाएगा, देखो H3O प्लस बन जाएगा। इसी बात को यहां पे जो लिखे हैं इसी को यहां लिख दे रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ रहा है उसको वाटर अपने दूसरे मॉलिक्यूल की सहायता से उसको हटा दे रहा है। यहां पर प्लस चार्ज है तो H2O इसको H प्लस को ले रहा है ना, और यहां से ये बॉन्ड टूट जा रहा है, तो ये हो जा रहा है CH3C, CH3 और यहां CH3 और यहां पर OH, ये बन जा रहा है, ठीक है। इसी को यहां पर दिखा सकते हैं कि यहां पर माइनस H प्लस कर दिए H2O के जगह, इसी को यहां पे माइनस H प्लस यहां पे कर दिखा सकते हैं ऐसे। तो बताओ ये रिएक्शन ओवरऑल कितने स्टेप में हो रहा है, बताओ ये रिएक्शन ओवरऑल कितने स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। अभी ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में। और जो सबसे अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल खींचे, बताओ अगर हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल खींचे, एनर्जी प्रोफाइल अगर इसका खींचे, ये एनर्जी है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना। एनर्जी प्रोफाइल अगर इसका खींचा जाए तो बताओ फर्स्ट स्टेप, हाँ 2 इंटरमीडिएट है, बहुत बढ़िया। और यहां पे देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा फर्स्ट स्टेप का। सेकेंड स्टेप में याद करो ये अटैक कर रहा है, और थर्ड स्टेप में H प्लस हटा रहा है, तो थर्ड स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, तो थर्ड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगा। सर ये SN2 से भी होगा, नहीं होगा SN2 से, ये SN2 से नहीं होगा, बताएंगे अभी कंपैरिजन जब करेंगे। तो उसके बाद ये जो है ऐसे रहा सेकेंड स्टेप में, और फिर ये रहा हमारा थर्ड स्टेप में ऐसे, ये इस ढंग से रिएक्शन किया। तो ये यहां पर रिएक्टेंट रहा, ये यहां पर प्रोडक्ट रहा, और एक तरह से ये रिएक्टेंट यहां पर RH था, यहां पर प्रोडक्ट के जगह ROH लिख दो, और यहां पर क्या बना था, यहां पर बना था कार्बोकटायन,
R प्लस, यहां पर कार्बोकटायन बना था, और यहां पर कौन सा इंटरमीडिएट था, यहां पर इंटरमीडिएट R और OH2 प्लस था, यहां इंटरमीडिएट ROH2 प्लस था। तो देखो यहां पर ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, ठीक है, और मेन इसका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बो कटायन है। मेन इंटरमीडिएट क्या है इसका, कार्बो कटायन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कार्बो कटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जो कार्बो कटायन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, याद करो, उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बताओ तो, है ना, SN1 रिएक्शन में क्या करेंगे, है ना, इट अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, इट अकर्स इन मोर देन वन स्टेप्स, ये एक स्टेप से ज्यादा स्टेप्स में होता है, इट अकर्स इन मोर देन वन स्टेप्स। बताओ इसमें, है ना, हेयर इंटरमीडिएट इज क्या होता है, बताओ, हेयर इंटरमीडिएट इज, बताओ तो क्या है, हेयर इंटरमीडिएट इज कार्बो कटायन है। और याद करो जहां कार्बो कटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट हो जाता है, एंड हेंस रीअरेंजमेंट, एंड हेंस रीअरेंजमेंट जो है, एंड हेंस रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। हाँ, इज पॉसिबल, सही बात बोल रही हो नम्रा, उसमें भी होता है कार्बोकटायन, एंड हेंस रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जो रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी इन SN1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। जो कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी उतना ही कम होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी घट जाएगा। तो याद करो, अगर हम लोग SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का होगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का होगा, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होगा, और फिर जाकर CH3X का होगा, ठीक है। SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि उसमें कार्बोकटायन बनता है। अगर तुम कार्बोकटायन का देखे होगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हम तुमको बताए हैं टर्शियरी बेंजाइलिक, टर्शियरी एलाइलिक सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक, ठीक है। तो याद रखना यहां पर वो नियम नहीं लगेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड इज सब्सटीट्यूटेड वाला एल्कीन के साथ लगता है प्रिया, है ना, यहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। यहां पे याद रखना कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोग पढ़े हैं सबसे ज्यादा टर्शियरी बेंजाइलिक, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टर्शियरी एलाइलिक, याद कुछ आ रहा है, उसके बाद सेकेंडरी बेंजाइलिक, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेकेंडरी एलाइलिक, और उसके बाद याद रखना कि फिर टर्शियरी कार्बोकटायन का था, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी बेंजाइलिक, फिर प्राइमरी एलाइलिक, प्राइमरी एलाइलिक, और सेकेंडरी कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर करीब करीब सेम था, और फिर प्राइमरी कार्बोकटायन। इस ढंग से हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर था, ठीक है, SN1 रिएक्शन में।
याद करो SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है। तो अगर कोई कायरल कार्बन बनेगा तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लेबो भी बनेगा। और याद करो जब डेक्स्ट्रो और लेबो दोनों बनता है उसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, मतलब डेक्स्ट्रो भी बन रहा है और लेबो भी बन रहा है। तो SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, मतलब दोनों बनता है, और SN2 में सिर्फ इन्वर्जन बनता है, याद रखना, ठीक है। तो SN1 इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन अकर्स, रेसिमाइजेशन अकर्स, ठीक है, रेसिमाइजेशन ऐसी लिखते हैं, रेसिमाइजेशन अकर्स। रेसिमाइजेशन का मतलब दोनों बनेगा, डीएल पेयर बनेगा, ठीक है। हाँ 1:1 रेशियो में जरूरी नहीं है, अभी हम बताएंगे, है ना। रेसिमाइजेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेबो बने। रेसिमाइजेशन 80% भी होता है, हम तुमको आइसोमेरिज्म में पढ़ाए हैं। मान लो 60% डेक्स्ट्रो है और 40% लेबो है, तो 40% लेबो 40% डेक्स्ट्रो के रोटेशन को खत्म कर देगा, तो टोटल रेसिमाइजेशन 80% हो जाएगा और 20% एक्सेस में बचेगा। अगर तुम लोग में से कोई देखा होगा आइसोमेरिज्म का लेक्चर, तो हम वहां पर पढ़ाए हैं। तो SN2 में क्या होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, अल्टीमेटली नियम ये निकला कि अगर CH3X रहा, ठीक है, और या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहा RX, तो तुमको इसको भेजना है SN2 में, तुमको इसको भेजना है किसमें, SN2 में, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ठीक है बेंजाइल है, अगर तुम्हारे पास बेंजाइल है या फिर एलाइल है, बेंजाइल है या फिर तुम्हारे पास एलाइल है, और या फिर अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये SN1 में भी जा सकता है और याद करो SN2 में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों में इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंजाइलिक, एलाइलिक और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों में जा सकता है, यानी हमको अदर फैक्टर्स देखना पड़ेगा। जबकि अगर हम यहां टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिख दें, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो तुम समझना कि ये हमेशा SN1 में जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का ये कहानी है। प्राइमरी और मिथाइल याद रखना हमेशा किस में जाएगा, SN2 में। बेंजाइलिक, एलाइलिक, सेकेंडरी, SN1 SN2 दोनों में जा सकता है, क्योंकि दोनों में इसका रिएक्टिविटी होता है। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गया, तो SN2 नहीं करेगा, लेकिन इसका कार्बोकैटायन तो स्टेबल बनता है, तो किस में चला गया, SN1 रिएक्शन में चला गया, ठीक है। क्लियर बात है यहां तक। तो देखो इस पे जो है ना, अभी हम इसका असाइनमेंट नहीं देंगे अभी, है ना। अभी इस पर एक क्लास अभी हम और लेंगे, अभी 1 या 2 क्लास और हो सकता है, और उसके बाद एक पूरा असाइनमेंट देंगे, क्योंकि अभी ये आधा कहानी चल रहा है, अभी ये कहानी पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी न्यूक्लियोफाइल का क्या प्रभाव है, सॉल्वेंट का क्या प्रभाव है, लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं, अभी सब हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका नोट्स देंगे, अगले क्लास में इसका एक तुमको, है ना, DPP देंगे, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें तुमको बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। हाँ आज टाइम कट गया, पता नहीं कैसे चला गया, हाँ क्या करोगे, समय ऐसे ही कट जा रहा है, नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड।